कंप्लीट फाइनेंशियल गाइड होने का मतलब होता है न सिर्फ आपको सही निवेश की सलाह देना बल्कि निवेश का महत्व और मकसद भी बताना। और इसीलिए आपका चहेता पर्सनल फाइनेंस शो योर मनी लेकर आता है पर्सनल फाइनेंस से जुड़े वो तमाम गुरु मंत्र जो आपकी मेहनत की कमाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए देखते हैं आज क्या है खास शो में। आपका पीएफ का पैसा अब बाजार में, म्यूचुअल फंड में बढ़ा भरोसा, लिक्विड फंड में निवेश के फायदे। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारा फोकस होगा, साथ ही देंगे आपके सवालों के जवाब। और हमारे साथ आज योर मनी पर है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत जोशी। हेमंत, आपका स्वागत है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने स्टॉक मार्केट में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पीएफ का पैसा अब शेयर बाजार में लगाया जाएगा। ये निवेश ईटीएफ के जरिए किया जाएगा यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। और ईपीएफओ 75% निवेश एसबीआई निफ्टी ईटीएफ और 25% एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ में करेगा। और इसके जरिए आपका पीएफ का पैसा जो है वो बाजार में निवेश किया जाएगा। लेकिन इस निवेश का फायदा आपको कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे समझा जाए इसे और क्या मतलब है इसके एक निवेशक के नजरिए से समझते हैं। हेमंत, पिछले वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो चूंकि सारे पूरा निवेश डेट फंड में हुआ करता था, 8.75 के आसपास का रिटर्न मिलता था। लेकिन अब चूंकि ईपीएफओ ने कदम उठाया है, हालांकि सिर्फ 5% तक का ही निवेश वो बाजार में करने की सोच रहे हैं। किस तरह के रिटर्न की उम्मीद की जाए? अगर एक निवेशक के लिहाज से मैं समझना चाहूं, बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव को हम देखें तो डेट का जो रिटर्न है उसे तो ज्यादा ही मिलेगा। देखिए कविता, बिल्कुल सही आती है। मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कदम है क्योंकि इससे पहले भी काफी समय से कोशिश चल रही थी कि कुछ पैसा जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का वो इक्विटी में जाए, लेकिन जो वर्कर यूनियंस है उनसे काफी ज्यादा अपोजिशन थी। फाइनली ये सब सेटल हुआ, एग्री हुआ और ये डिसाइड हुआ कि जो इंक्रीमेंटल पैसा जो आता है ईपीएफओ में उसका 5% से 15% की परमिशन दी गई थी। लेकिन जो ईपीएफओ का जो सेंट्रल बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया कि हम शुरुआत करेंगे 5% से। शायद हो सकता है आगे जाके वो रकम बढ़ जाए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हमारे देश में इक्विटी कल्ट है नहीं, हम बहुत कम पैसा इक्विटी में लगाते हैं। डर लगता है कि रिटायरमेंट का पैसा है, इसको हम इक्विटी में लगाएं कि नहीं लगाएं। जैसा आपने पहले पूरा जो पैसा था वो डेट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाया करता था, अब ये पैसा जो है इक्विटी में जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि किस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो यूनिवर्स है यानी कहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो भी डिसाइड कर दिया। जैसे आपने कहा एसबीआई के जो ईटीएफ है निफ्टी और उसमें जाएगा, दोनों के अंदर पैसा जाएगा। इसका मतलब क्या है, पैसिव फंड मैनेजमेंट होगी, इंडेक्स के जो रिटर्न होंगे वो आपको मिलेंगे, चाहे वो 5% है। मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट शुरुआत है। एग्जैक्टली, वही पॉइंट काफी अहम है चूंकि और वो भी 5% का जो निवेश है वो नए इनफ्लो का है। यानी जो अब तक पैसे जमा है ईपीएफओ के पास वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो नया इनफ्लो है उसमें से 5% निवेश किया जाएगा। यानी बहुत ही कम अमाउंट है फिलहाल। देखिए शुरुआत है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है 1 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं, उसका 5% यानी 5,000 करोड़ जो है वो इक्विटी में आएगा। जैसा मैंने कहा परमिशन जो है 5 से 15% की है। अभी सेंट्रल बोर्ड ने डिसाइड किया 5%। एक बार अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बात सही है कि सिर्फ मेरा जो इंक्रीमेंटल पैसा है उसका ही 5% जो है वो इक्विटी में जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कंफर्ट लेवल चाहिए। अगर मैं देखूं कि अगर 8.7 से 8.8 से मेरा 15 पैसा भी बढ़ा जाके, तो मुझे समझ में आता है कि इक्विटी जो है, पहली बात एक तो ये कि मेरा रिटर्न बढ़ा, दूसरा आगे जाके 2-3 साल के बाद मुझे समझ आएगा कि हालांकि वॉलेटिलिटी होती है मुझे दिखेगी नहीं क्योंकि वो डेट पोर्शन में मेरा 95% पैसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आएगा, ये रकम भी बढ़ेगी और इंक्रीमेंटल होने के बावजूद जैसे मैंने कहा आगे जाके ये काफी बड़ी रकम बन जाएगी। बिल्कुल, इसका फायदा हम काफी अरसे के बाद यानी लंबी अवधि में ही देख पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, हमने बात भी की कि 5% इंक्रीमेंटल का है, धीरे धीरे जाके मेरा जो इक्विटी एक प्रोपोर्शन है वो बढ़ेगा, उसका मुझे समझ में आएगा। लेकिन मुझे उससे लगता है इंपॉर्टेंट एक और चीज है, एक तो मेरा रिटर्न तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एज ए सब्सक्राइबर, इक्विटी का जो मुझे डर है शायद वो निकल जाए। और इक्विटी मार्केट को जरूरत है आज लॉन्ग टर्म पैसे की। अगर आपको स्टेबिलिटी लेके आनी है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि एफआई के पैसे से आपको, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पैसे से आप एफआई के इन्फ्लोज का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा अल्टीमेटली ईपीएफओ के थ्रू का मतलब क्या है, आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इक्विटी कल्ट आएगा, समझ में आएगा। शायद
ईपीएफ के अलावा भी लोग इक्विटी में पैसा डालना शुरू करें। तो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लिया गया। बिल्कुल, ईपीएफओ ने यहाँ पे कदम तो उठाया, लेकिन साथ ही जैसे कि आपने कहा कि लोगों में से शायद इक्विटी में निवेश करने का डर निकल जाए, और यही बात सामने भी आती हुई दिखाई दे रही है। एमफी की रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड पर बढ़ता जा रहा है, और इसका सबूत है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है। और इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीने की बात की जाए तो निवेशकों ने म्यूचुअल फंड्स में 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे लगाए हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो जो है वो खास तौर से बढ़ा गया है। कुल मिला के 33,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इनफ्लो हुआ है वो 39,066 करोड़ का है, अगर हम केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें। तो हेमंत जी, यहाँ पे अगर पिछले वित्त वर्ष के फर्स्ट 4 मंथ्स की मैं बात करूं तो 1 लाख करोड़ तक का आंकड़ा था जो इनफ्लो हमने रिकॉर्ड किया था। उसके मुकाबले हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% की राइज, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ रहा है म्यूचुअल फंड में। यानी कहीं ना कहीं, जो कि हम चर्चा कर रहे थे कि लोगों में इक्विटी का जो रुझान है, जो समझ है, वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, आई थिंक बिल्कुल, वो जब इतना पैसा अगर म्यूचुअल फंड में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्टर से आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। जैसा हमने बात की, इक्विटी में जैसे 33,000 करोड़ आया है, और भी बहुत सारे फंड्स हैं जहां पे पैसा आ रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये, एक तो जब मार्केट अच्छा करती है, हालांकि मैं कहूंगा नहीं कि पिछले एक साल में मार्केट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं कि लगता है कि आगे कुछ आने वाले सालों में इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा। तो आई थिंक उसके चलते हुए डेफिनेटली जो रिटर्न उन्होंने पिछले 1 या 1.5 साल में बनाया है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वो पैसा यहां पे आ रहा है। लेकिन यहां पे मैं चाहूंगा कि आई थिंक उसका डेफिनेटली अच्छा श्रेय जो है, काफी श्रेय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी जाना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से प्रोडक्ट इनोवेशन होती है, एक तो ये होता है कि आप इक्विटी में पैसा आ रहा है, मार्केट को देख के पैसा लगा रहे हैं, जिस तरह से इनोवेशन हुई है, जैसे इक्विटी सेविंग फंड आए हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड आए हैं, और जिस तरह के फंड आए हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने भी इस ग्रोथ में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया है। और जो एफर्ट लिए जा रहे हैं एजुकेशन करने के, इन्वेस्टर्स को बताने के लिए, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं फायदा धीरे धीरे हमको यहाँ पे दिख रहा है। इस रिपोर्ट में एक और चीज जो हाईलाइट होकर सामने आती है वो ये है कि निवेशकों का रुझान सोने में थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से ईटीएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सोने की गिरावट की जो चाल दिखाई दे रही है, उससे अब निवेशक थोड़े से शायद परेशान है, और इसीलिए ईटीएफ में आउटफ्लो हमने ज्यादा देखे हैं, एटलीस्ट इस वित्त वर्ष के पहले 4 मंथ्स में। देखिए कविता, एक इन्वेस्टर्स में एक सेक्शन हमेशा ऐसा रहेगा जो ये देखता है कि कहाँ पैसा बनेगा। बिल्कुल, जैसे हमने पहले ही देखा था, हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत फर्क आया है। पहले क्या होता था, जब इक्विटी मार्केट अच्छी करती थी, लोग इक्विटी में पैसा डालते थे, अगर गोल्ड अच्छा कर रहा था गोल्ड में डालते थे, क्योंकि पिछले काफी समय से गोल्ड का रिटर्न अच्छा नहीं है और गोल्ड गिरता जा रहा है। 25,000 के नीचे गया तो डेफिनेटली, और लग भी रहा है कि आगे जाके गोल्ड में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होने के चांसेस नहीं है। तो जब ऐसा होता है, जो सेक्शन है जो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के सिर्फ इसलिए पैसा लगाते हैं कि हमको चलिए गोल्ड में अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हम गोल्ड से पैसा कमाते हैं, वो जो सेक्शन है वो हमेशा रिएक्ट करता है, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो गोल्ड हो, और वो हमें क्लियरली उन नंबर्स में दिखाई देता है। चलिए, तो एक तरह से योर मनी पर भी जैसे कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और लोग कहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट को आप बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिए, और वो म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप करें, या और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी की तरफ अपना रुझान अगर आप बढ़ाएंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपका नजरिया जो है वो लंबी अवधि का होना चाहिए, और इसीलिए तभी जाकर आप अपने तमाम आर्थिक गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल योर मनी में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बने रहे हमारे साथ। स्वागत है आपका योर मनी में एक बार फिर से, और अब रुख करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर। हमारे साथ पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, नरेश अरोड़ा। नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका नरेश जी? मैडम, मेरा सवाल ये था कि लिक्विड फंड जिसका कि इंटरेस्ट जो है या डिविडेंड जो है टैक्स फ्री हो जी, एंड नेम, इसका नाम चाहिए मेरे को। कोई भी ऐसा लिक्विड फंड है क्या जिसका डिविडेंड जो डिक्लेयर होता हो वो टैक्स फ्री हो? डिविडेंड के री इन्वेस्टमेंट पे आपको जो है टैक्स नहीं लगता है, लेकिन नरेश जी मुझे ये बताइए, आपको लिक्विड फंड में पैसे इमरजेंसी फंड के तौर पे जमा करने हैं, आप सोच क्या रहे हैं? मेरा बिजनेस है, मेरे पास एट टाइम्स ऐसा होता है कि 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में स्पेयर होते हैं फॉर 20-25 डेज, 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर मुझे पेमेंट करनी होती है। ओके, ठीक है, क्योंकि लिक्विड फंड में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ, ये ही 2 विकल्प होते हैं, और इसमें से डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे जो है आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन चलिए इस मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हेमंत, सबसे पहले तो लिक्विड फंड की जरूरत क्यों होती है, किस तरह से अगर हम इसमें पैसे निवेश करें, पैसे पार्क करें तो हमें फायदा होता है?
देखिए लिक्विड फंड जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है यानी जो शॉर्ट टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें पैसा लगाती है और ये फंड उनके लिए अच्छे, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपको शॉर्ट टर्म की पार्किंग करनी हो। ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की नहीं है। जैसा हम हमेशा बात करते हैं म्यूचुअल फंड में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड है। सबसे जो लिक्विड जो कैटेगरी बोली जाती है वो है यहाँ पे लिक्विड फंड्स। इसमें जैसा आपने कहा दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो डिविडेंड डेली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है ग्रोथ ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपका क्या टैक्स ब्रैकेट है, जैसे उन्होंने कहा बिजनेसमैन है तो मान के चल रहा हूं कि 30% में होंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि पैसा इनके पास बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो लिक्विड फंड उनके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये समझना है कि जो भी डिविडेंड इन्वेस्टर को दिया जाता है, चाहे वो डेट फंड हो या इक्विटी फंड हो, वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन दोनों में फर्क है। जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लिक्विड फंड हो या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो या कोई भी फंड हो, वहां पे म्यूचुअल फंड को एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है जो करीब 28% होता है। यानी आपके हाथ में जब डिविडेंड पे होगा वो आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा, लेकिन आपके पास डिविडेंड पे करने से पहले म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी 28% जो है टैक्स पे कर दिया। यानी जो आपकी जो रिटर्न है वो काफी हद तक कम होगी। हालांकि टैक्स होने के बाद भी रिटर्न सेविंग बैंक अकाउंट से बेहतर होगी। इसको इंप्रूव करने का एक तरीका है। एक तो ये होता है कि अगर रिटर्न थोड़ा बेटर चाहिए और थोड़ा सा लंबा समय है, जैसे उन्होंने कहा महीने या 2 महीने के रखते हो, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो फंड होते हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर इनके पास पैसा है, क्योंकि सारा पैसा इनको 3 हफ्ते के बाद 1 महीने के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि ये 30% टैक्स ब्रैकेट में मान के चल रहा हूं, इनके पास एक और अच्छी ऑप्शन है, वो है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड बिल्कुल सेफ है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इक्विटी फंड माना जाता है। आप मंथली डिविडेंड के ऑप्शन ले सकते हैं। वहां पे जो भी डिविडेंड मिलेगा वो आपके पास टैक्स फ्री है और ना ही म्यूचुअल फंड को कोई उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है। दूसरा, जो गेन होगा उसमें शॉर्ट टर्म गेन होगा 15%। लिक्विड फंड में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वहां पे इनको 30% देना पड़ेगा। तो इनको ये देखना है कि अगर ये थोड़ा प्लान कर ले, हालांकि लिक्विडिटी के लिए चाहिए, जितना पैसा उनको बहुत कम समय के लिए चाहिए वो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में डालिए, बाकी पैसा जो आर्बिट्राज फंड में डालिए। दोनों का मिक्स जो है इनकी रिटर्न को काफी बेहतर कर देगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है वो ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं इनके लिए। तो कुछ एक फंड जो ये देख सकते हैं यहाँ पे, कोटक एक लिक्विड फंड है यहाँ पे, उसको देख सकते हैं, या फिर रिलायंस का मनी मैनेजर फंड देख सकते हैं। इनफैक्ट कोटक का एक जो फंड है वो दूसरा रिलायंस मनी मैनेजर देख सकते हैं। तीसरा आईसीआईसीआई फ्लेक्सिबल इनकम एक फंड है। ये 3 फंड है, इनको आप देख लीजिए। किसी भी फंड में बहुत ज्यादा फर्क होगा नहीं। यहाँ पे ट्रेजरी एडवांटेज फंड है इनफैक्ट कोटक का। ये तीनों फंड में से आप देख लीजिए। जैसा मैंने कहा, अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर आपके पास समय है 1 महीने से ज्यादा का, तो आप डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। नरेश जी, आपको मैं फंड के नाम एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। आईसीआईसीआई फ्लेक्सिबल, रिलायंस मनी मैनेजर और ट्रेजरी एडवांटेज फंड। ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है जिनमें आपको निवेश करने हैं पैसे जितने भी महीनों के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। लिक्विड फंड की बजाय आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश कीजिए और ये 3 फंड के ऑप्शंस आपको योर मनी में हम दे रहे हैं। वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हमारे साथ फोन लाइन पे रणवीर है। नमस्कार रणवीर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, लुधियाना से। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरे पास 2 HDFC क्रेडिट कार्ड पे लोन चल रहे हैं, तो वो मेरे पास अभी सरप्लस मनी है, वो मैं प्रीपे कर सकता हूँ। उस पर 3% पेनल्टी प्लस सर्विस टैक्स वगैरह लगता है। तो मेरे को ये जानना था, वो मेरे को प्रीपे करना चाहिए या ऐसे ही चलता रहे? आपके पास क्रेडिट कार्ड पे 2 लोन है जी? लोन का डिटेल्स वगैरह EMI वगैरह मैंने मेल में दे दिया है जी। बिल्कुल, उसकी डिटेल्स हमारे पास है। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कहीं पर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई है? कोई इमरजेंसी फंड आपके पास है? हाँ, वो इमरजेंसी फंड है मेरे पास। ओके, कितना अमाउंट है उसका? वो तकरीबन 1 लाख रुपए है। ठीक है। और आपने कब लिया था ये लोन? 2014 में? हाँ जी। ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पर। योर मनी में कई दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं कि पहले अपने पर्सनल लोन को चुका दें या हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखें, और खासतौर से जो पर्सनल लोन लेने वाली बात है, क्योंकि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर ये लोन मिलता है, हम हमेशा कहते हैं दर्शकों को डिस्करेज करते हैं कि आप पर्सनल लोन ना ही लें तो बेटर है। और जैसे कि हम देख सकते हैं रणबीर भी इसी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, इनफैक्ट हम हमेशा कहते हैं कि लोन तो आप बड़ा ध्यान से लीजिए। Exactly. इनके पास तो क्रेडिट कार्ड का लोन है। एक्चुअली वो सबसे महंगे लोन्स में से है। और मुझे लगता है कि जैसा इनके पास पैसा है, और इन्होंने ये भी कहा कि जो इनकी जो रिटर्न इनको मिल रही है करीब 7% मिल रही है, उसके सामने वो 14% या 15% करीब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं
कोई भी कारण है इनको एक दिन के लिए इसको डिले करना चाहिए। और इनकी जो अभी पीरियड बाकी है, इन्होंने कहा 18 मंथ्स और 36 मंथ से करीब बाकी है। आई थिंक मेरी एडवाइस रणवीर आपको यह है कि आप इमीडिएटली जो भी पैसा आपके पास है, जितना भी आपका लोन बनता है आउटस्टैंडिंग, उसको रीपे करें। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है वो निकल जाएगा, दूसरा इनको मौका मिलेगा अब से यहां से आगे बढ़ के अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करने का। एक बार आपने सबसे महंगे जो लोन है वो रीपे कर दिए, फिर आप जो पैसा ईएमआई पे कर रहे हैं वो आपके पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। वो पैसा अगर ये प्लान करके अपने गोल डिफाइन करके, जैसा हमेशा कहते हैं, अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है, और जैसा आपने भी कहा कि इमरजेंसी फंड अगर उन्होंने बना के रखा है तो ऐसी कभी जरूरत इनको आएगी तो इमरजेंसी फंड में से भी अगर ये यूज करें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो फिर से बन सकता है। और मुझे लगता है ये सही समय है इनके पास इस पैसे को लौटा के, जितना भी लोन है वो रीपे करके फिर से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का सोचे, जो ईएमआई पे कर रहे हैं उसको अपने गोल्स को डिफाइन करके अलाइन करें और फिर से अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो एक तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, दूसरा जो भी इनके गोल्स हैं उसके लिए जो भी इनको कॉर्पस बनाना है वो बना पाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लोन रीपे करने के टाइम एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी होती है, कहीं मुझे कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। अगर हाउसिंग लोन है तो मैं एक बार शायद सोचूंगा, क्योंकि मुझे वहां पे इंटरेस्ट के ऊपर प्रिंसिपल पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ तो एक तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी पे कर रहा हूँ, कोई बेनिफिट भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी कारण है कि इसको ये रीपे ना करें। रणबीर, कोई और सवाल आपका? मैंने इसमें ये जाना था, जैसे इसमें तो मेजर इंटरेस्ट तो मैंने पे कर दिया है, ओके, बट अभी तो प्रिंसिपल ही रह गया है लास्ट में थोड़ा कुछ कम। तो अगर मैं प्रिंसिपल प्रीपे करूंगा तो मेरे को वो 3% प्रीपे चार्जेस लगेंगे। तो ओवरऑल मेरे को ये कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है अभी कितना मेरे को बेनिफिट होगा या नहीं होगा प्रीपे करने से। बेनिफिट तो आपको ये होगा कि ये टेंशन आपके सर से चली जाएगी, सबसे पहली बात, और आगे से आप इस तरह का लोन नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये इसकी चिंता ना करते हुए कि बेनिफिट होगा या ना होगा, इन्हें प्रीपे कर देना चाहिए। 3% इनका वन टाइम कॉस्ट है, वो पे कर दें, वन टाइम कॉस्ट लगेगा। अगर आगे इनको मान लीजिए 3 साल का समय बाकी है या जितना इनको रीपे, एक लोन की शायद इतना समय बाकी है इनके पास, वही पैसा अगर वो अच्छे किसी बैलेंस फंड में लगाएं एसआईपी के द्वारा तो अच्छी खासी रिटर्न मिल जाएगी। आई थिंक रणबीर उनको अब लॉन्ग टर्म का सोचना है। अभी इतना कैलकुलेशन मत कीजिए कि मैंने प्रिंसिपल बचाया है कितना बचा है, और लोन रीपे कीजिए। जैसा मैंने कहा सही समय है, प्रॉपरली अपने फाइनेंस को प्लान कीजिए, बजटिंग कीजिए, और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ भी देरी करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं रणवीर जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। 3% जो आपको भरना पड़ेगा चार्ज, वो याद रखिए वन टाइम होगा, लेकिन आपका लोन जो है वो पूरी तरह से चुकता हो जाएगा और आप जो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरह से कर पाएंगे। योर मनी के जरिए आपको हम यही सलाह दे रहे हैं, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए हेमंत जी। लेकिन योर मनी पे अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल मेरे ट्विटर आईडी @kavita.th या फिर हमारी ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं।